अच्छा बच्चों, हम लोगों ने अनीमियाज़ स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है? उसमें हमने पहले पढ़ा था कि नॉर्मोसिटिक और माइक्रोसिटिक अनीमियाज़ कौन से होते हैं, ठीक है? हम इनको देख रहे हैं एमसीवी की बेस पे, इनके सेल साइज़ की बेस पे। हमने देखा कि नॉर्मोसिटिक अनीमियाज़ वो वाले अनीमियाज़ हैं, जब अनीमिया तो हुआ है, आपके एचपी लेवल नॉर्मल से बिलो गया हुआ है, बट आपके जो साइज़ सेल का साइज़ है, सेल का जो वॉल्यूम है, वो जो एवरेज साइज़ रिकमेंडेड है, उतना है, ठीक है? आपकी जो बुक है, आपकी बुक लिखती है कि नॉर्मल साइज़ 80 टू 90 5 फेम्टोलीटर है, ठीक? लेकिन कुछ बुक्स इसको लिखती हैं 80 टू 100। तो आपको दोनों वैल्यूज़ पता हों, आप मेंशन अपनी बुक वाली कीजिएगा, बट कभी-कभी एमसीक्यूज़ किसी और बुक से आ जाता है, तो आपको एक एवरेज रेंज पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी अभी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि माइक्रोसिटिक एनीमियाज़ होते हैं हमारे पास। माइक्रोसिटिक एनीमियाज़ ऐसे एनीमियाज़ जिसमें आपके पास जो आरबीसीज़ हैं, उनका सेल वॉल्यूम नॉर्मल साइज़ से स्मॉल है। आपकी सेल्स आरबीसीज़ स्मॉलर इन साइज़ हैं, ठीक? अच्छा, उसमें आपके पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपके पास आ गया था, ठीक है? और उसके अलावा भी कुछ एनीमियाज़ आ गए थे जिसको हमने माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में क्लासिफ़ाई किया था, वो सारे आप पढ़ चुके हो। अब हम आ जाते हैं मैक्रोसिटिक की तरफ। अब मैक्रो मीन्स बड़ा और सिटिक मीन्स सेल, ठीक? अब मैक्रोसिटिक का मतलब है ऐसा एनीमिया जिसमें आपके आरबीसीज़ का सेल साइज़ जो है वो बड़ा होगा। उन जो सेल्स होंगे उनका जो वॉल्यूम है वो लार्ज होगा देन नॉर्मल। आपका जो नॉर्मल साइज़ है वो 95 फेम्टोलीटर कंसीडर किया जाता है। अगर 95 से ज़्यादा है सेल का साइज़ तो आपका जो सेल है वो मैक्रोसिटिक कहलाएगा। ठीक? यानी कि सेल जो है वो बड़ा है, साइज़ जो नॉर्मल सेल का होता है उससे बड़ा। यहाँ तक क्लियर है? यस। अच्छा, अब आपके पास मैक्रोसिटिक एनीमियाज़ में अगर हम देखें तो 2 बड़ी कैटेगरीज़ आ जाती हैं। हम ब्रॉडली इसको क्लासिफ़ाई करते हैं 2 कैटेगरीज़ में, 2 टाइप के मैक्रोसिटिक एनीमियाज़ होते हैं। एक एनीमिया को कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक? और दूसरे को कहते हैं नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यानी कि ये वो 2 क्लासिफ़िकेशन है जिसमें आपके जो आरबीसीज़ होंगे उनका सेल साइज़ लार्जर दैन नॉर्मल होगा, ओके? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि मेगालोब्लास्ट का क्या मतलब है? अब देखो, मेगालो आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है कि मेगा, लार्ज इन साइज़, ठीक? और ब्लास्ट इंडिकेट कर रहा है आपके प्रिकर्सर सेल को। आपने एरिथ्रोपोइसिस पढ़ी, आपने हीमोपोइसिस पढ़ी, आपने वहाँ पर पढ़ा कि जो आपके सेल्स हैं, उनको बनाने में पहले आपके कुछ प्रोजेनिटर सेल्स का रोल होता है, ठीक? अब ब्लास्ट सेल्स आपके वो सेल्स होते हैं जो इमैच्योर सेल्स होते हैं और जब वो मैच्योर होंगे, तो उनसे आपके ये फंक्शनल सेल्स बनेंगे और सर्कुलेशन में आएँगे, ठीक? अब जो आपके सेल्स की इमैच्योर फॉर्म होती है उसको ब्लास्ट बोला जाता है जनरली और ब्लास्ट आपके बोन मैरो में होते हैं, ठीक है? आपको पता है कि आपके जो एरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस हो रही है वो बोन मैरो में हो रही है, ब्लड में नहीं हो रही। अब ब्लड में ब्लास्ट सेल्स होंगे जो कि मैच्योर होके कहाँ पे आएँगे? एग्ज़िट करेंगे सर्कुलेशन में, आपके ब्लड में। अब मेगालोब्लास्ट क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो ब्लास्ट सेल्स हैं, जो इमैच्योर सेल्स हैं, प्रिकर्सर सेल्स हैं, प्रोजेनिटर सेल्स हैं, कुछ भी कह लो, ठीक? आपके जो इमैच्योर सेल्स हैं, जिन्होंने मैच्योर सेल्स बनाने हैं, वही डिफेक्टिव हैं। किस तरीके से डिफेक्ट है कि मेगैलो वही बड़े हैं, इंक्रीज़ इन साइज़ है। यानी कि आपका जो डिफेक्ट आ रहा है, वो बोन मैरो से ही स्टार्ट हुआ आ रहा है कि इनकी सिंथेसिस ही सही नहीं हो रही। इनके जो प्रिकर्सर सेल्स हैं, वो ही एब्नॉर्मल है, तो मैच्योर सेल कैसे जो है नॉर्मल आएगा। अब प्रिकर्सर सेल को जितना बड़ा होना चाहिए, उससे लार्जर जो है सेल्स मौजूद हैं बोन मैरो में, तो जब वो कोई सेल बनाएँगे, तो वो ज़ाहिर है डिफेक्टिव होगा। ठीक? यहाँ तक समझ आया? हाँ जी अभी। ठीक है। अच्छा, अब अब आपके पास मैंने बताया कि 2 कैटेगरीज़ हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया की। एक है मेगालोब्लास्टिक एंड द सेकंड वन इज़ नॉन मेगालोब्लास्टिक, ठीक? ऐसी कैटेगरी जिसमें आपका जो मैक्रोसाइट्स बन रहे हैं, यानी कि ऐसे आरबीसीज़ जो लार्ज इन साइज़ हैं, सर्कुलेशन के सेल्स की बात कर रहे हैं, वो किससे बन रहे हैं? आपके मेगालोब्लास्ट से, यानी कि जो डिफेक्ट है वो आपके ब्लास्ट सेल्स में है, आपके बोन मैरो प्रिकर्सर सेल्स में है, ठीक?
नॉन मेगालोब्लास्टिक, अब नॉन मेगालोब्लास्टिक में ये कहा जा रहा है कि ये जो सेल्स बन रहे हैं, इसका डिफेक्ट आपके ब्लास्ट सेल्स में नहीं है। ये डिफेक्ट आपके बोन मैरो से नहीं आ रहा। ये जो डिफेक्ट है, ये कोई और डिफेक्ट है, कोई और रीज़न है जिसकी वज़ह से आपके आरबीसीज़ जो हैं, वो लार्जर हैं। हाशिर मैं रिपीट कर देती हूँ, लेकिन काइंडली टाइम पे जॉइन कीजिएगा, ठीक है? आइंदा से। अच्छा, मैं हमने पढ़ा अनीमिया। अनीमिया में हम पढ़ चुके हैं 2 टाइप्स, नॉर्मोसिटिक अनीमिया पढ़ लिया है हमने, माइक्रोसिटिक अनीमिया भी पढ़ लिया है हमने, ठीक है? ये जो आपका चैप्टर था पिछला प्रीवियस, इसमें हमने सारे अनीमियाज़ पढ़े हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पढ़ा है और जितने बाकी अनीमियाज़ पढ़े हैं, सिड्रोब्लास्टिक था या फिर आयरन रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, वो सारे किन कैटेगरीज़ में फ़ॉल करते थे? नॉर्मोसिटिक में या माइक्रोसिटिक में। नॉर्मो का मतलब नॉर्मल, सिटिक का मतलब सेल, यानी कि ऐसे सेल्स जो नॉर्मल इन साइज़ होते हैं उनको नॉर्मोसिटिक कहते हैं और ऐसे सेल्स जो माइक्रो इन साइज़ होते हैं उनको माइक्रोसिटिक कहते हैं, ठीक है? अब ये वो अनीमियाज़ हैं जिनमें सेल का साइज़ या नॉर्मल होगा या सेल का साइज़ स्मॉल होगा। अब हमने पढ़ने हैं ऐसे एनीमियाज़ जिसमें सेल का जो साइज़ है वो मैक्रो हो, ठीक है? यानी कि बड़ा हो, सेल्स बड़े होंगे। नॉर्मल से लार्जर होंगे। अब इसकी 2 कैटेगरीज़ आती हैं, एक मेगालोब्लास्टिक और एक नॉन मेगालोब्लास्टिक। अब मेगालोब्लास्टिक का मतलब है कि जो आपके ये अनीमिया जो हो रहा है, ये आपके बोन मैरो के डिफेक्ट की वज़ह से हो रहा है, ठीक? क्यों? क्योंकि आप देखो मेगैलो मतलब बड़ा और ब्लास्ट यानी कि ब्लास्ट सेल आपका प्रिकर्सर सेल होता है जो आपके बोन मैरो में है, जिसने आगे से आपके एरिथ्रोसाइट्स बनाने हैं। अब वही डिफेक्टिव है, वही बड़ा है, कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वज़ह से उसका सेल साइज़ बड़ा रह गया है, ठीक? और जब वो आपके पास आपके मैच्योर आरबीसीज़ बनाएगा, वो भी मैक्रो इन साइज़ होंगे। और नॉन मेगालोब्लास्टिक का मैंने बताया है कि ऐसा आपके पास होगा जिसमें मेगालोब्लास्ट का डिफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? आपके जो ब्लास्ट सेल्स होंगे वो मेगालो नहीं होंगे, बट जो आपके मैक्रोसाइट्स आ रहे हैं उनका कोई और रीज़न है, कोई और डिफेक्ट है कि आपके आरबीसीज़ लार्जर देन नॉर्मल हैं, ठीक? आज हम देखेंगे मेगालोब्लास्टिक को, ठीक? और कल हम देखेंगे नॉन मेगालोब्लास्टिक को। मेगालोब्लास्टिक में हमने पढ़ना है कि क्या कॉज़ होता है कि हमारे जो ब्लास्ट सेल्स हैं वो मेगालो बनते हैं। यानी कि जो हमारे प्रिकर्सर सेल्स हैं बोन मैरो में वो डिफेक्टिव बन रहे हैं। क्या रीज़न है? ठीक? अच्छा, इसकी जो है 2 रीज़न मेजर जो 2 रीज़न्स हैं वो है बी12 की डेफ़िशिएंसी और बी9 की डेफ़िशिएंसी। फोलेट को बी9 भी कहते हैं, ठीक? अब ये दोनों क्या है? ये दोनों मल्टीविटामिन्स में से कैटेगरी है, 2 विटामिन्स हैं, यानी कि ये विटामिन्स हैं। बी12 भी एक विटामिन है और ये एक विटामिन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है। हम इसको आगे पढ़ते हैं। और जो फोलेट है, ये भी आपका एक विटामिन है, ठीक? अब बी12 या फोलेट की डेफ़िशिएंसी आपके पास मेजर या फिर लीडिंग कॉज़ है किस चीज़ का? अनीमिया का। और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया किस तरीके का होगा कि आपको अनीमिया होगा, यानी कि आपकी हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम होगी और जो आपके आरबीसीज़ होंगे, वो लार्जर इन साइज़ होंगे, यानी कि एमसीवी इंक्रीज़्ड होगा, ठीक? अब देखो एमसीवी इंक्रीज़ क्या इंडिकेट करता है? आपने पढ़ा है कि आपके जो सेल्स होते हैं, प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, वो बड़े होते हैं। एरिथ्रोपोइसिस में पढ़ा होगा, मैं आपको याद कराती हूँ। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक बड़ा सेल होता है, फिर उसमें डिवीज़न होती है, फिर जैसे-जैसे डिवीज़न होती जाती है, आपके जो सेल्स हैं, वो छोटे होते जाते हैं, श्रिंक होते जाते हैं। फिर मज़ीद जब सेल्स बने सॉरी 1 मिनट। मज़ीद जो सेल बनेंगे, वो मज़ीद छोटे होंगे, यानी कि जो आपके मैच्योर सेल्स होते हैं, वो छोटे होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई सेल है, जो बड़ा है साइज़ में, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके सेल्स सही से मैच्योर ही नहीं हुए, ठीक है? इमैच्योर सेल्स हैं, चाहे वो आपकी सर्कुलेशन में आ गए हैं, बट वो प्रॉपरली अपना फंक्शन परफ़ॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है? अब मैक्रोसिटिक सेल्स का भी यही काम है, क्या? कि वो बन तो गए हैं, सर्कुलेशन में आ गए हैं, बट वो इंक्रीज़्ड साइज़ के हैं क्योंकि मेगालोब्लास्ट बने थे, आपके बोन मैरो में डिफेक्ट था ब्लास्ट सेल्स का, जिसने मैक्रोसिटिक सेल्स बनाए और वो जो मैक्रोसिटिक सेल्स हैं, वो
नॉर्मल सेल्स नहीं है, ठीक है, इमेच्योर सेल्स है। अब वो किस टाइप की इमेच्योरिटी है हम वो देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि मेजर जो कॉज है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का, वो आपके वाइटामिन, दो इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं, B12 और B9, इनकी डेफिशिएंसी से। ओके, अब ये जो B12 है, ये B9 है, इनका काम होता है आपकी डीएनए की सिंथेसिस में, न्यूक्लियस को बनाने की सिंथेसिस में, यानी कि आपका जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको मैच्योर करने में B12 और B9 का रोल है। बेटा किसी का माइक खुला है, बंद कर लें। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कोई बच्चा अटेंडेंस भी लेके ग्रुप में वो कर दे। जी बेटा हाशिर, ऐसे ही है कि डीएनए की सिंथेसिस में और आपके न्यूक्लियर मटेरियल की मैच्योरेशन में रोल है B12 का और B9 का, ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो ऊपर लिखा है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एक ग्रुप ऑफ एनीमियाज है, यानी कि किसी एक एनीमिया की बात नहीं कर रहे, किसी एक टाइप की बात नहीं कर रहे, ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, यानी कि ऐसे एनीमियाज जो एक से ज्यादा टाइप के हैं। वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो भी बताते हैं, बस उनमें बेसिक करेक्टर क्या है, जो बेसिक करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है मेगैलोब्लास्टिक, यानी कि इन सब में मेगैलोब्लास्ट का डिफेक्ट होगा। अच्छा, ग्रुप ऑफ एनीमियाज है जिसमें डिफेक्ट कहाँ पे है, आपके एरिथ्रोब्लास्ट में। मैंने कहा ना, ब्लास्ट सेल में डिफेक्ट है, मेगैलो बन रहे हैं, यानी कि आपके जो एरिथ्रोब्लास्ट है जिसने एरिथ्रोसाइट बनाना है, उसी में डिफेक्ट है, वो एबनॉर्मल बन रहे हैं। अब क्या डिफेक्ट है, क्या एबनॉर्मेलिटी आ रही है? अब एबनॉर्मेलिटी ये आ रही है कि जो आपका ब्लास्ट सेल है, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। कंसीडर करें कि ये आपका एक गंदा सा, बल्कि क्यों गंदा सा, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक ब्लास्ट सेल है, ठीक है, कह लो कि एरिथ्रोब्लास्ट, और आपको पता है कि स्टार्ट में इसमें आ, क्या होगा, क्रोमैटिन मटेरियल भी होगा, ठीक। अब जब इसने डिवाइड होना है, इसने डिवाइड होके क्या करना है, सेल्स बनाने हैं जो कि इससे मैच्योर होंगे, फिर ये सेल्स मज़ीद डिवाइड होंगे और फिर ये सेल बनाएँगे जो और ज़्यादा मैच्योर होंगे, इसी तरीके से। अच्छा, अब ये जो मैच्योरिटी है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक आपका साइटोप्लाज़्म, उसकी मैच्योरिटी, दूसरा आपका ये जो न्यूक्लियस, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, इसकी मैच्योरिटी, ठीक है। किस-किस चीज़ का मैच्योर होना ज़रूरी है, इन फर्दर एडवांस स्टेजेस की तरफ जाने के लिए आपके साइटोप्लाज़्म को मैच्योर होना और आपके न्यूक्लियस का मैच्योर होना। अच्छा, साइटोप्लाज़्म और न्यूक्लियस के मैच्योर होने को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है? साइटोप्लाज़्म के मैच्योर होने का मतलब है कि जैसे-जैसे डिवीज़न होती जाएगी, तो आपका जो साइटोप्लाज़्म है, उसमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती जाएगी, ठीक है? आप पहले हीमोग्लोबिन नहीं था ना? और आप उसमें हीमोग्लोबिन आना स्टार्ट होगा, तो कौन से सेल्स बनना स्टार्ट होंगे, हमने इसको डिटेल में देखा था। मैं आपको याद कराती हूँ। एक एक पेज मिस है आई थिंक। ये रहा। अच्छा, आपने देखा था कि जैसे-जैसे एरिथ्रोपोइसिस में देखा था सेल मैच्योर होता है, तो पहले बेसोफिलिक होता है, ठीक? फिर उसके बाद पॉलीक्रोमैटिक बनता है। क्यों? पॉलीक्रोमैटिक में क्यों चेंज हो गया? कि पहले तो उसमें डीप ब्लू कलर था, ठीक है? बट अब पॉलीक्रोमैटिक हो गया है कि थोड़ा उसमें ब्लू कलर आना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा उसमें पहले था डीप ब्लू कलर का, ठीक है? और बीच में न्यूक्लियस था। फिर आपके पास ये बन गया पॉलीक्रोमैटिक, यानी कि बीच में हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो गई जैसे-जैसे मैच्योर हुआ। तो पॉलीक्रोमैटिक का मतलब है एक से ज़्यादा कलर, कहीं पे बीच में से ब्लू रह गया और कहीं से हीमोग्लोबिन की वज़ह से पिंकिश और रेड सी अपीयरेंस आना स्टार्ट हो गई और देन वो ऑर्थोक्रोमिक बन गया। ऑर्थोक्रोमिक मतलब ब्लूइश जो कलर है वो कम होना स्टार्ट हो गया
और हीमोग्लोबिन जब कंप्लीटली बन गई तो वो जस्ट पिंकिश रह गया, ठीक है। फिर आपने देखा था फिर रेटिक्युलोसाइट बनता है जिसमें सिर्फ थोड़े थोड़े से ब्लू स्पॉट्स रह जाते हैं, बाकी पिंक होता है, ठीक है। और वो क्यों होता है? बाकी सारा जो है वो पिंक होता है, बीच में थोड़े-थोड़े से ब्लूइश स्पॉट रह जाते हैं जिसको आप रेटिक्युलोसाइट कह रहे थे। अब वो क्यों था कि आपके पास ये सिंथेटिक मशीनरी थी जो हीमोग्लोबिन बना रही थी, उसमें उसके थोड़े से पार्टिकल्स रह गए थे। जब वो मैच्योर आरबीसी बनता है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और आपके पास रेड कलर का आरबीसी बन जाता है। ऐसे अब देखो ये सारे जो स्टेनिंग चेंजेज़ आ रहे हैं, यानी कि आपके साइटोप्लाज़्म में क्या-क्या चेंजेज़ आ रही हैं? बेसोफिलिक बना मैच्योरेशन के टाइम, फिर पॉलीक्रोमैटिक बना और देन ऑर्थोक्रोमैटिक बना। ये है आपके साइटोप्लाज़्म की मैच्योरेशन। जी, बिल्कुल, ड्यू टू आरएनए और राइबोसोम कंपोनेंट्स, ठीक है? ये आपकी मशीनरी है, सिंथेटिक मशीनरी आरएनए और राइबोसोम, जिसने आपकी हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनानी है, ठीक है? उसने पहले दिया हुआ था ब्लू कलर, फिर जैसे-जैसे वो मैच्योर होता गया, हीमोग्लोबिन बनती गई, रेड कलर आना स्टार्ट हुआ, पॉलीक्रोमैटिक बना, देन ऑर्थोक्रोमैटिक बना, फिर रेटिक्युलोसाइट्स बने और फिर मैच्योर आपके आरबीसीज़ बन गए, ठीक है? मैंने कोशिश की है कि आपके ज़हन में एरिथ्रोपॉieसिस एक दफ़ा दोबारा से घूम जाए। अच्छा, दोबारा से बैक टू टॉपिक आ जाते हैं हम। ये है आपकी साइटोप्लाज़्म की मैच्योरेशन के नॉर्मल जो स्टेनिंग चेंजेज़ हैं, वो टाइम टू टाइम आते रहें और न्यूक्लियस की मैच्योरेशन क्या है? न्यूक्लियस की मैच्योरेशन से मुराद है कि आपका जो न्यूक्लियस है, आपको पता है ना आपके जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट जो आपका प्रिकर्सर ब्लास्ट सेल्स होते हैं, उसमें बीच में क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है? अब क्योंकि वो उस टाइम पे काम कर रहा है, वर्किंग में है, तो पहले वो क्या होगा लूज़ली ओपन होगा और लूज़ली अटैच्ड होगा एक-दूसरे से, ठीक? लूज़ होगा क्रोमैटिन मटेरियल, लेकिन जैसे-जैसे डिवीज़न होती है उसको चाहिए कि वो टाइट होता जाए, कंडेंस होता जाए और फिर उसके बाद पिक्नोटिक सेल्स बनते हैं जिसमें न्यूक्लियस श्रिंक होना स्टार्ट होता है एंड देन न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ये है आपकी एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस की मैच्योरेशन कि पहले ओपन सा था, लूज़ली जो है फ़ोल्डेड था, उसके बाद उसको चाहिए कि वो टाइटली फ़ोल्ड हो, कंडेंस हो, फिर पिक्नोटिक हो और देन उसने निकल जाना है। अच्छा, खत्म हो जाना है सेल से। ये है आपकी न्यूक्लियस की मैच्योरेशन फॉर आरबीसीज़। बट होता क्या है कि आपका साइटोप्लाज़्म तो सही से मैच्योर हो रहा है। नॉर्मल मैच्योरेशन है। वो सारे स्टेनिंग चेंजेस आ रहे हैं आपके ब्लास्ट सेल्स में टाइम टू टाइम जो आने चाहिए, बट जो न्यूक्लियस मैच्योरेशन है वो नहीं हो रही। आपका जो न्यूक्लियस है वो परसिस्टेंटली क्या है? ओपन है और क्या है? लूज़ली फ़ोल्ड है। ठीक? अच्छा। इसको कहते हैं एसिंक्रोनस मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो मैच्योरेशन है साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, मैच नहीं कर रही। न्यूक्लियस जो है वो लैग कर रहा है मैच्योरेशन में बिहाइंड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जल्दी से मैच्योर हो रहा है बट जो न्यूक्लियस है वो पीछे रह गया। लैग बिहाइंड का मतलब ये होता है, ठीक है? अब चाहे डिवीजन हो रही है सेल की, ठीक है? मैं एक दफ़ा दोबारा से एक गंदी सी डायग्राम बना देती हूँ। कि चाहे आपका जो न्यूक्लियस है वो सॉरी सेल है वो डिवाइड हो रहा है, बट जब वो डिवाइड हो रहा है तो सही से सेल मैच्योर नहीं हो रहा। साइटोप्लाज्म तो मैच्योर हो रहा है बट जो न्यूक्लियस है वो नहीं मैच्योर हो रहा, ठीक है? वो बहुत ही स्लो रेट पे मैच्योर हो रहा है। तो जब तक वो मैच्योर सेल की स्टेज तक पहुँचेगा, तब भी न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट हैं वो सही से मैच्योर नहीं हो पाएँगे। अच्छा, उसके अलावा सेल का जो साइज़ है वो क्योंकि मैच्योरिटी दोनों की चाहिए ना एक मैच्योर सेल बनाने के लिए, क्योंकि आपका न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हुआ, जो आपका सेल साइज़ है वो इंक्रीज़ रह जाएगा इंडिकेटिंग कि ये अभी तक सही मैच्योर नहीं हुआ, इमैच्योर सेल है। ओके? अच्छा, अब ये जो है किस वजह से होता है? मैं आपको ना एक तरतीब से लेके चलना चाहती हूँ, इसलिए जो बुक की सीक्वेंस है इसको फ़ॉलो नहीं कर रही। आई थिंक कोई पेज मिस है। अच्छा चलें ख़ैर वापस से इधर आ जाते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कॉज़ हैं मेजर, वो हैं बी12 और बी9 की डेफिशिएंसी।
ये सब इन पे डिपेंड करता है, सेल के लिए डीएनए सेट। हाशिर, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कॉज़ पढ़ी हमने कि बी12 की डेफिशिएंसी होगी या फोलेट की डेफिशिएंसी होगी। तो क्या होगा कि जो आपका डीएनए है वो सही से मैच्योर नहीं हो पा रहा। तो डिफेक्ट कहाँ पे आया? डीएनए की सिंथेसिस में डिफेक्ट है, ठीक है? डिफेक्ट कहाँ पे है? आपके डीएनए की सिंथेसिस में है। उसके अलावा क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? एक तो हो गया बी12 और बी9 की डेफिशिएंसी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल बी12 और बी9 नॉर्मल है आपकी बॉडी में, इनकी डेफिशिएंसी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रेंजेस में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। फिर भी आपके जो सेल्स हैं, वो सही नहीं बन पा रहे हैं। मेगालोब्लास्ट भी आपके बोन मैरो में देखे गए हैं और उसके अलावा जो आपकी सर्कुलेशन है, उसमें मैक्रोसाइट्स मौजूद हैं, मैक्रोसिटिक आरबीसीज़ हैं। उसकी कॉज़ ये भी हो सकती है कि आपके बी12 का या आपके बी9 का कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट का क्या मतलब है? मेटाबॉलिक डिफेक्ट का मतलब है कि ये इनका जो मेटाबॉलिज़्म है वो ठीक से नहीं हो पा रहा। या तो इनकी ट्रांसपोर्ट सही नहीं हो पा रही, ठीक है? या इनकी एब्ज़ॉर्प्शन में मसला है या कोई कैरियर प्रोटीन मिसिंग है। सॉरी बच्चों फॉर डिस्टर्बेंस। अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी आप। ठीक है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कि डिफेक्ट हो सकता है मेटाबॉलिज्म में, बी12 या बी9 के मेटाबॉलिज्म में, ठीक? उसके अलावा अगर आपका बी12 या बी9 का मेटाबॉलिज्म भी डिफेक्टिव नहीं है और आपके पास जो इनकी रेंजेस हैं, जो इसका नॉर्मल आपके पास कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो भी ओके है। उसके बावजूद भी ये अगर ये सारा कुछ हो रहा है, तो कुछ कॉजेज़ ड्रग्स हो सकते हैं कि किसी सेकेंडरी कॉज़ की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं, जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं बी12 और बी9 के साथ, ठीक है? जो कि इनको सही से एब्ज़ॉर्ब या मेटाबोलाइज़ नहीं होने दे रहे। अच्छा, या फिर कोई इनहेरिटेड डिफेक्ट भी हो सकता है जिसकी वज़ह से डीएनए की सही से सिंथेसिस नहीं हो पा रही। अब ये मोटे-मोटे कॉज़ेज़ हमने देख लिए जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करा सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बी12 को डिस्कस कर लेते हैं। जी, सैरिश इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल है, वो हम आगे देखेंगे ना, अभी तो हम जनरल पढ़ रहे हैं। अब हम स्पेसिफिकली बी12 की तरफ जा रहे हैं ना, उसमें रोल है। बी12 के मेटाबॉलिज़्म को हम जब देखेंगे कि किस तरीके से बी12 बॉडी में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है और क्या रोल प्ले करता है, वहाँ आएगा इंट्रिंसिक फैक्टर। मैं बताने लगी हूँ आगे। अच्छा, ये हमने मोटी-मोटी बातें देख ली कि बी12 सॉरी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस किस वजह से होता है और अगर हो रहा है तो उसमें क्या डिफेक्ट आ रहा है, ठीक? अब हम किसी एक स्पेसिफिक कॉज़ को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बी12 को देख लिया कि बी12 की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? उस पहले ये देखने से पहले कि बी12 की डेफिशिएंसी हो रही है या कोई इनहेरिटेड डिफेक्ट है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बी12 क्या है? बी12 आपके पास एक विटामिन है, ठीक है? ये एक बी आपके पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, एक ग्रुप होता है विटामिन्स का, उसमें से एक विटामिन है बी12। इसको कोबालामीन भी कहते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है, ये जो सारी बातें मैं बता रही हूँ ना, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। ये विटामिन बी12 को कोबालामीन भी कहते हैं। अच्छा, ये जो विटामिन बी12 है, ये कहाँ-कहाँ होता है? आप किस तरीके से इसे अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करा सकते हो? अब ये जो विटामिन बी12 होता है, ये मोस्टली आपकी एनिमल सोर्सेज़ में होता है। मतलब वो फूड जो आप एनिमल ओरिजिन से लेते हो, एनिमल ओरिजिन के फूड, उनमें विटामिन बी12 पाया जाता है। मीट एंड मीट ड्राइव्ड प्रोडक्ट जी, जी, सैरिश मैं यही बताने लगी हूँ, ठीक है? अच्छा।
किसमें होगा? आपके एनिमल डिराइव्ड फूड में होगा विटामिन बी 12। अब एनिमल डिराइव्ड फूड में ही क्यों होगा? एक्चुअली जो विटामिन बी 12 है वो आपके बॉडी में कैसे आएगा? जो नेचुरली विटामिन बी 12 है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया बना रहे होते हैं नेचर में। मैं ये बात नहीं कर रही कि बॉडी में, नेचर में, नेचुरली कहीं पे भी आप आउटसाइड अपनी एनवायरनमेंट की बात कर लो। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये बना रहे होते हैं विटामिन बी 12। अब एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, ठीक है? या फिर कोई डिकेइंग मैटर्स खा लेते हैं। अब ऐसी चीज़ें खाएँगे एनिमल्स जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की ग्रोथ है, ठीक है? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म या तो उनके इंटेस्टाइन में जाएँगे और वहाँ पे एक इंटरेक्शन बना लेते हैं उनके साथ, उनकी ही इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं और इंटरनली उनके इंटेस्टाइन में बी 12 की प्रोडक्शन करते रहते हैं। एनिमल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है? एनिमल्स के इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया चले गए और बी 12 की प्रोडक्शन करते रहे। या फिर इन्होंने कोई डिकेइंग मैटर खाया, कोई गला-सड़ा जानवर खाया जिसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई हुई थी, ठीक है? तो उसके अंदर भी क्या था? विटामिन, क्योंकि वो डिकम्पोज़्ड मटीरियल है जो वो खा रहे हैं और डिकम्पोज़्ड मटीरियल में क्या होता है? डिकम्पोज़िशन कर कौन रहे होते हैं? बैक्टीरिया। उन्होंने उसके अंदर बी 12 वैसे प्रोड्यूस किया हुआ है। उस फूड में बी 12 भी है, बैक्टीरिया भी है। जब उन्होंने डिकम्पोज़्ड वो मटीरियल खाया, तो बी 12 अलॉन्ग विद बैक्टीरिया उनके गट में चला गया। अब बी 12 जब उनकी गट में चला गया, उससे सर्कुलेट होते हुए उनकी बॉडी में चला गया। अब जब एनिमल डिराइव्ड फूड्स अब हमने खाए, इंसानों ने खाए, तो वो हमारी बॉडी में भी आ गया। किस तरीके से? आप लोगों ने अंडे खाए, आप लोगों ने दूध पिया, आप लोगों ने गोश्त खाया, मछली खाई, ये सारी चीज़ें जो हैं बी 12 की सोर्सेज़ हैं, ठीक है? स्पेशली लिवर, मीट में भी अगर आप एनिमल लिवर को देखो, तो ये एक मेजर सोर्स है बी 12 की। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया है कि बी 12 जो है उसको हम कोबालामिन भी कहते हैं। अब बी 12 किसी एक टाइप का नहीं होता। बी 12 की कई टाइप्स होती हैं, जो कि डिपेंड कर रही होती हैं किस चीज़ पे? आर ग्रुप पे। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोबालामिन का, वो ये एक रिंग बनी हुई होती है। ये रिंग का जो स्ट्रक्चर है ये सब में सेम होगा, ठीक है? एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके दरमियान में सेंटर में ये रिएक्टिव ग्रुप होता है जिसको आप कोबालामिन कहते हो, ठीक, सॉरी कोबाल्ट कहते हो, कोबाल्ट ग्रुप लगा होता है, ठीक है? इसके साथ डायरेक्टली अटैच होता है आर ग्रुप। अब ये आर ग्रुप डिसाइड करता है कि बी 12 किस टाइप का है। अब ये आर ग्रुप आपके पास मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है? CH3, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, OH, सियानाइड ग्रुप भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ और ग्रुप्स भी हो सकते हैं। मेजरली जो है 5 टाइप्स इसकी जो है डिस्कस की जाती हैं। बच्चों 1 मिनट दीजिएगा। नहीं बेटा, आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की रहमान बैक्टीरिया की 2-3 टाइप्स होती हैं, ठीक है? बैक्टीरिया जो है गुड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया जो है बैड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अब गुड बैक्टीरिया आपने वो कांसेप्ट नहीं पढ़ा शायद, मुझे कभी टाइम मिला तो मैं आपको बताऊँगी कि प्रोबायोटिक, बायोटिक ये सारी चीज़ें, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक? अब गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ़ एनिमल्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी, हम इंसानों के लिए भी ज़रूरी होते हैं। कि अगर ये ना हो हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी बीमारियों से भी ना लड़ सके, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ना बना सके। तो ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, बल्कि ये हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। आपको इम्यूनो पढ़ाऊँगी जब मैं 3rd ईयर में, तो आपको पता चलेगा, और जब माइक्रो भी पढ़ोगे 3rd ईयर में, आपको पता चलेगा कि ये गुड बैक्टीरिया कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक? तो ये हार्म नहीं कॉज़ करते, बल्कि ये एक यूज़फुल जो है इंटरेक्शन बना देते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी अपने हासिल करते रहते हैं और साथ-साथ हमें भी बेनिफिट करते रहते हैं, ठीक है? जो हार्म करते हैं उन बैक्टीरिया की अलग से क्लासिफिकेशन है, वो भी पढ़ेंगे।
बेटा नेचुरली कहाँ से आएंगे? देखो, एक बच्चा पैदा होता है, तब वो तो अपनी माँ के पेट से कोई जरासीम नहीं लाता, कोई बैक्टीरिया नहीं लाता, ठीक? वो जो बैक्टीरिया वो तो माँ के अंदर प्रोटेक्टिव है। जब वो पैदा हुआ, प्लेसेंटा से बाहर आया, उसने एनवायरनमेंट में जब गुज़ारा किया, तो एनवायरनमेंट में मौजूद डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आते हैं और उसके साथ जब बेबी की इंटरेक्शन होती है, तब पता चलता है कि कौन-सा बैक्टीरिया उसके साथ कैसी जो है इंटरेक्शन पैदा करता है। अब देखो, आप पढ़ोगे माइक्रोफ्लोरा, आपको पता चलेगा कि आपको नज़र नहीं आ रहा, बट आपके पूरी बॉडी के ऊपर वैरायटी है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, चाहे बैक्टीरिया हो गए, चाहे फंजाई हो गई, चाहे प्रोटोज़ोआ हो गए, बहुत किस्म के आपके ऊपर एक यूँ समझिए पूरी कवरिंग बनी हुई है इस टाइम पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, वो आपके साथ हर वक़्त रहते हैं, ठीक है? लेकिन जब आप पैदा हुए थे तब वो नहीं थे। ये कहाँ से आए हैं? ये एनवायरनमेंट से आए हैं, बट ये आपको कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये आपकी पैदाइश से आपके साथ आ रहे हैं और ये आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं और आपको बहुत सारे पैथोजन से बचा रहे हैं। ये एक अलग कांसेप्ट है, एक पूरा लेक्चर इस पे होगा, ये मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं। अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि कोबालामीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस बेस पे हम डिफरेंट कोबालामीन्स को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी एंड साइटोप्लाज्म इम्पोर्टेंट वो नॉर्मल होना चाहिए फॉर सेल ग्रोथ मेच्योरिटी डीएनए एंड साइटो बेटा मैं मुझे आपका क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ आया बट मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जवाब मिल जाए। आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल सेल के लिए दोनों डीएनए को और साइटोप्लाज्म को मैच्योर होना और सिंक्रोनियसली यानी कि साथ-साथ, ये नहीं है कि पहले कोई एक चीज़ मैच्योर हो रही है तो बाद में कोई चीज़ मैच्योर हो जाए। एक जो अल्लाह ताला ने इनमें टाइम टेबल मैचिंग रखा है, उसके हिसाब से मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। डीएनए और साइटोप्लाज्म दोनों मैच्योर होंगे तो सेल मैच्योर होगा, ठीक? ये दोनों अहम कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, बेटा ये बाकी सवाल हम ना बाद में कर लेंगे, मुझे ज़रा ये समझाने दें, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया कि बी12 जो है, किस तरीके से हमारी बॉडी एक्वायर करती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई है जो मैं यहाँ नहीं लिख सकी। ये तो हमने देख लिया एनिमल सोर्सेज़, तो ये सीधा-सीधा ये इंडिकेट कर रही है कि प्लांट सोर्सेज़ से हम नहीं ले सकते बी12, ठीक है? और वो लोग जो वेगन्स हैं, जो स्ट्रिक्टली वेगन्स हैं, उनमें बी12 नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो डाइटरी सोर्स कौन एनिमल बेस्ड डाइटरी सोर्स में है। वेजिटेरियन सोर्स में है ही नहीं, तो उनमें बी12 की डेफिशिएंसी होगी। लेकिन एक्सेप्शन इज़ देयर कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बी12 का बहुत माइन्यूट सी क्वांटिटी आ जाती है। किस तरीके से आती है कि जब ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग मतलब जब उनको फसलों की कटाई होती है और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इस सारे प्रोसेस के दौरान आपको पता है कुछ फ्रूट ऐसा होता है जो गल सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया आके ग्रो करते हैं और उसे डिकम्पोज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे कुछ फ्रूट्स जो कहीं-कहीं से डिके हों और बाकी ठीक हों, ऐसे फ्रूट्स में कुछ ना कुछ अमाउंट बी12 की मौजूद है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वैसे नॉर्मली आपकी वेजिटेरियन सोर्स में बी12 मौजूद नहीं होगा। बच्चों सबको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, आपकी आ रही है। इशाम आपके नेट का प्रॉब्लम होगा, एक दफ़ा चेक कर लें। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमने किसी भी सोर्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अम, लिवर से ले लिया, ठीक है? या फिश से ले लिया बी12 या वो लोग जो वेजिटेरियन हैं, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि वो अगर एनिमल बेस्ड डाइट नहीं लेते तो वो सप्लीमेंट्स ले लें, ठीक है? टैबलेट्स की फॉर्म में या किसी सप्लीमेंट की फॉर्म में बी12 ले लें। अब उन्होंने बी12 लिया, जिस तरीके से भी हमारी डाइट से बी12 हमने इंजेस्ट किया, तो बी12 सबसे पहले जब हमारे मुँह में गया, सलाइवा के साथ मिक्स होगा। अब ये जो बी12 होता है, ये ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं होता, ये प्रोटीन के साथ जो है बाइंड हुआ हुआ होता है। अब जब ये हमारे ओरल कैविटी में जाएगा, तो वहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन होगी, ठीक? कैसे? ये फूड से, उस प्रोटीन से अलग किया जाएगा और जस्ट बी12 जो है आगे जाएगा। अब कुछ तो बी12 डायरेक्टली हमारे गट तक पहुँच जाता है, बट मेजर पोर्शन जो बी12 का है, वो हमारी ओरल कैविटी और हमारे स्टमक में एक और प्रोटीन होती है, जो हमारी अपनी बॉडी की प्रोटीन होती है।
उसको कहते हैं हेप्टोकोरिन, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखें एचसी इंडिकेट कर रही है हेप्टोकोरिन को। इसके साथ बाइंड कर जाता है बी12, ठीक? बाइंड क्यों कर जाता है? ताकि सही से इसकी ट्रांसपोर्ट हो सके, जितना ज़रूरी है वो चला जाए, बाकी ज़ाया ना हो, स्टोर किया जा सके, ये पर्पज़ है। अब जब ये हेप्टोकोरिन के साथ बाइंड हो गया और कुछ फ्री बी12, ये आगे जाएगा। अब आगे जब जाएगा तो क्या होगा कि इसने मज़ीद इंटेस्टाइन तक जाना है। अब हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ किया जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या चीज़ है? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि एक प्रोटीन है जो कि कंजुगेटेड प्रोटीन है। उसके साथ कार्बोहाइड्रेट का कुछ पोर्शन लगा हुआ है। उसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है? और ये रिलीज़ कहाँ से होती है? हमारे गट में पेराइटल सेल्स होते हैं, वहाँ से रिलीज़ होती है। उसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये कुछ आपके पास फ्री बी12 है और कुछ हेप्टोकोरिन के साथ अटैच्ड है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा? उस फ्री बी12 के साथ अटैच हो जाएगा और उसके अलावा ये जो आपका ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना हेप्टोकोरिन और बी12 का, इसे भी तोड़ा जाता है और बी12 जो है अटैच होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, ठीक? अब ये जो हेप्टोकोरिन और बी12 का कॉम्प्लेक्स है, इसे कौन तोड़ता है? आपके गट में मौजूद पेप्सिन एंजाइम होता है, वो इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ता है और बात सीधी-सी अगर मैं करूँ, तो जब आपने फूड इंजेस्ट किया, छोड़ दो कि कुछ फ्री था या कुछ बाद में हेप्टोकोरिन के साथ बाइंड हुआ, छोड़ दो। बस इतनी सी बात याद रखो कि बी12 आपकी डाइट में गया, आपके गट में इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हुआ। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ क्यों बाइंड हुआ है? इंट्रिंसिक फैक्टर जो है एक कैरियर प्रोटीन है। इस कैरियर प्रोटीन ने इस बी12 को आगे तक लेके जाना है, ट्रैवल कराना है, ठीक? अब ये इसको लेके जाएगा इंटेस्टाइन में, आपके ड्यूडेनम में, आपके इलियम में, आपके जिजनम में। ये सारे पार्ट्स क्या हैं? ये सारे पार्ट्स हैं आपके इंटेस्टाइन के।